नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली सरकार के अध्यादेश पर केंद्र सरकार बिल लेकर आ गई है और इस बिल को आपको बताएं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में प्रस्तुत किया। लेकिन इसमें अचानक अमित शाह की एंट्री से पूरे विपक्ष में खलबली मच गई, क्योंकि विपक्ष को यह उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया है, अब इस पर हम जो आएंगे बोलेंगे पूरे देश को बरगलाने में कामयाब हो जाएंगे और एक नैरेटिव बना देंगे कि मोदी सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको पलटने का काम कर रही है। तो इस मामले में शुरुआत की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, और जिस तरह से इस बिल पर चर्चा की तो राघव चड्ढा और अधीर रंजन चौधरी इस पर बोले तो वही बोले जो उम्मीद थी। जहां आपको बताएं, राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में अब लोकतंत्र जो है ये खत्म हो जाएगा और बाबूशाही शुरू हो जाएगी। चुनी हुई सरकार के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है और इसमें जो है बीजेपी ने अपने चुने हुए एलजी को सारा अधिकार दे दिया। वहीं अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये संविधान का उल्लंघन है। अब इसी में एंट्री होती है कांग्रेस के जो नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी, आपको ध्यान होगा, वो केजरीवाल के कई भ्रष्टाचारों के केस में, मनीष सिसोदिया वाले केस में वो वकील भी हैं। तो वो वकील बनकर जहां एक तरफ कोर्ट में इनको बचाने का काम कर रहे हैं, वहीं संसद में अब वो कोशिश करने में लगे हुए हैं कि मोदी सरकार को ये घोषित कर दें कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और अब ये संविधान पीठ को दिया हुआ है और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को ये सरकार पलट रही है। तो ये तो जी अत्याचार है। अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह चुके कि भाई ये जो है सरकार हमारे अधिकारों को छीन रही है, बल्कि वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर यह प्रहार है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से कुचला जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा गया, पूरे देश में इसको फैलाया गया। कुछ लोग तो ये सोच ही लेते हैं जिनको समझ नहीं है, लेकिन आप सोचिए किस तरह का नैरेटिव बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं, उनको तो कानून पता होगा, और अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील हैं, उनको तो सारा संविधान और सारे कानून जबानी रटे पड़े। क्या उनको पता नहीं है? पता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें करना यह देश को बरगलाना है। और इसीलिए जो अमित शाह ने कहा उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सबको ध्यान करना होगा कि कांग्रेस के टॉप लीडर जो संदीप दीक्षित हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसको गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, जैसा इन्होंने दिल्ली वालों को बनाया वैसा ही जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, विपक्षी दल के, उनको बना दिया और उनको झूठ बोल दिया। ये संदीप दीक्षित ने जो कहा, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। असली में यह संदीप दीक्षित ने क्यों कहा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जितनी भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिल रहे थे, जितना अपना उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए उनसे बातचीत की, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे देखिए जी, आज तो दिल्ली की सरकार पे हमला है, आज तो साहब हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग ये जो अधिकार है ये एलजी को दिया जा रहा है दिल्ली का, कल को आपके राज्य में भी यही होगा। अब जो मंदबुद्धि लोग हैं उनको लगता है हाँ केजरीवाल जी ठीक ही तो कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा है, पुलिस भी इनके पास नहीं है। आज दिल्ली में अगर हो गया और हम केजरीवाल जी के साथ खड़े नहीं हुए तो कल को ये बिहार में भी हो जाएगा, फिर ये पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा, तो केरल में भी हो जाएगा, ये तो कर्नाटक और तमिलनाडु में और राजस्थान में भी हो जाएगा। सारे एक हो गए। अरे भैया, केजरीवाल जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप भी थोड़ी स्टडी कर लो, गूगल कर लो, तो पता लग जाए कि दिल्ली का माजरा क्या है। अब जब ये लोग नहीं सुनने और समझने को तैयार थे तो ऐसे मामले में जो संदीप दीक्षित को ये कह रहे थे अजी वो तो हल्का सा वैसे ही नेता है, कौन पूछता है उसको कांग्रेस में, कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा मीडिया में संदीप दीक्षित के लिए। लेकिन मैं बता दूं, संदीप दीक्षित का वजन इसी बात से समझिए कि कांग्रेस में क्या उनका वजन है। वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ही मात्र नहीं है, आज भी गांधी परिवार के बिल्कुल खास हैं। और उनकी निकटता इस बात से समझिए कि जब राहुल गांधी से सरकारी आवास खाली कराया गया तो राहुल गांधी किनके घर में गए? दिल्ली के अंदर ऐसे सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनकी बड़ी बड़ी कोठी है पौष एरिया में, उनके लिए खाली कर देते। लेकिन अगर राहुल गांधी ने जाना तय किया तो संदीप दीक्षित के घर में। अब इसी से आप समझिए वो कितना वजन के नेता हैं।
और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लीडरशिप को कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ संदीप दीक्षित का इशारा है कि वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं समझाने में कामयाब नहीं रहे, बरगला दिया। लेकिन इस बात को अब अमित शाह ने सदन के अंदर खड़े होकर जवाब दिया। अमित शाह मैदान में आए और एक एक करके विपक्ष के सारे झूठे आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया। पहला उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो कह रहे हो कि हम जो है एक राज्य की सरकार के चुने हुए अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म किया जा रहा है, तो पहली बात तो उन्होंने कहा देखिए, कांग्रेस को तो इस पर बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदन में पलट दिया, लेकिन हम वो लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा जो हम इस अध्यादेश को बिल लाए हैं, अध्यादेश को नियम बनाने के लिए, वो उन्होंने नियम बताया 246 की धारा 4, जो आर्टिकल 246 है हमारे संविधान में है। और वो क्या कहता है 246, उस पर अमित शाह ने पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा केंद्र को आर्टिकल 246 की धारा 4 संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में वो कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। यानी बिल्कुल स्पष्ट है आर्टिकल 246 में कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पूर्ण राज्य नहीं है, वहां कभी भी जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार कोई भी कानून अपने हिसाब से बना सकती है। तत्काल इमरजेंसी हो तो अध्यादेश ला सकती है, जैसा कि इस मामले में लाया गया। और इमरजेंसी क्या थी ये हम सब जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तत्काल इस मामले में जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, उन्होंने सबूत मिटाने शुरू कर दिए। जो भ्रष्टाचार के सबूत विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास थे, किस तरह से रात के 2-2:30 बजे चोरी से वो फाइलों की फोटोकॉपी की गई, ये बहुत गंभीर मामला था और इसलिए इसमें तत्काल एक्शन लेने की जरूरत थी। केंद्र सरकार को यानी गृह मंत्रालय को कई आईएएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों ने कंप्लेंट करी कि साहब हमारा शोषण हो रहा है, गाली गलौज की भाषा मंत्री बोल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की रिटन में कंप्लेंट गई। ऐसे में केंद्र मूक दर्शक बना रहता क्या? उसका वो ड्यूटी नहीं है क्या कि वो अपने अधिकारियों की रक्षा करे, आईएएस अधिकारियों की रक्षा करे और सम्मान करे? और इसलिए केंद्र अध्यादेश ले आया। लेकिन जो ये केजरीवाल जी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देश में भ्रम पैदा कर रहे हैं, कांग्रेसी भी सुर में सुर मिला रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 11 मई को अधिकार दिया था, इस अधिकार को केंद्र सरकार ने पलट दिया। तो वो ये भी जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि ये अध्यादेश जो लाए हो, इस पर केंद्र सरकार चाहे तो कानून बनाए, अध्यादेश लाकर आप इस तरह से जो इंटरफेयर कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अध्यादेश पर सवाल उठाए थे और इसीलिए केंद्र सरकार ने तब तय कर दिया कि आगामी जो भी सत्र आएगा, और जुलाई का सत्र आ ही रहा था मानसून का, इसको सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया और एफिडेविट दे के केंद्र ने कह दिया कि हम इस मुद्दे पर कानून बना रहे हैं और अब कानून बनाएंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो अमित शाह ने खड़े होकर बताया कि जिस तरह से दिल्ली में चल रहा था, ये तो सब कांग्रेस की सरकार थी, हम तो 14 में आए, 14 के पहले भी इसी तरह से, चाहे वहां शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री, चाहे कोई और थे, वो सब यही था कि एलजी को अधिकार थे। और संदीप दीक्षित, अजय माकन इस बात को बोल चुके हैं और ये एक कटु सत्य है कि एलजी को ही सारे अधिकार थे, मुख्यमंत्रियों को, बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं था। हाँ, जो ए ग्रेड है उसके नीचे के जो अधिकारी हैं वो तो सारे अधिकार दिल्ली सरकार पर हैं, नियुक्ति के अधिकार हैं। और अब आप समझ ले, शराब का आप ठेका छोड़ सकते हो, आबकारी नीति बना सकते हो, उसमें तो कोई आपको नहीं रोक रहा। आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसमें कोई नहीं रोक रहा। तो फिर आपको रोक कौन रहा है? केवल भ्रष्टाचार करने से रोक रहे हैं। और ये फिर अमित शाह जी ने सदन के अंदर बोला कि कांग्रेस की सरकारों में ये नियम चल रहा था और देश की आज़ादी के पहले से चल रहा था, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ बहुत सारे केंद्रीय कार्यालय हैं, यहाँ बहुत सारे देशों के राजदूत रहते हैं, उनका ऑफिस है और इसलिए इसको किसी को नहीं दिया जा सकता। ये मामला ऐसा है। और इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि अब एमसीडी पर सवाल पूछा गया कि इन्होंने एमसीडी का एकीकरण कर दिया साहब, पहले 3 एमसीडी थी, अब ये बीजेपी ने 1 कर दिया। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि 2011 के पहले
ये एक ही था। इसमें कांग्रेस सरकार अमेंडमेंट लाई और फिर जो है इसको 3 टुकड़े कर दिए। और जब 3 टुकड़े किए तो कहते हैं उसमें भी कैसा किया गया कि 2 एमसीडी तो ऐसी थी जिनके आय के स्रोत कम थे, फिर उनको फंडिंग की जरूरत पड़ी, और फंडिंग की जरूरत पड़ रही है तो दिल्ली में आ गई आम आदमी पार्टी सरकार और उन्होंने एमसीडी को फंड नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो फंड देने थे वो समय पर दिए और पहले से ज्यादा दिए। जब सबूत के साथ, तथ्यों के साथ अमित शाह ने ये बातें रखी हैं, पूरे विपक्ष की पोल खुल गई। और यहां ये भी अमित शाह ने बता दिया कि जो आप अरविंद केजरीवाल के बहकावे में आ रहे हैं तो वो समझ लें कि भाई इस मुद्दे पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर अत्याचार कर रही है, ये हमारा अधिकार है, और ये जो एक किया गया है ये भी इसलिए किया गया क्योंकि पहले से कांग्रेस की सरकार में भी एमसीडी एक ही थी। एक ही शहर के अंदर दिल्ली में 3 एमसीडी हैं, तीनों का बोलते हैं अलग अलग कानून है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक में अलग टैक्स है, एक में अलग टैक्स है, ये तो गलत है। और इसको उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने राज्य में एमसीडी का जो एक वहां जो अधिकारी है वो अपने विधायक को बनाया हुआ है, बोलते हैं हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, हम तो यहां एक प्राधिकरण बनेगा। उन्होंने कहा कि बिल का जो नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, उसमें एक और अमेंडमेंट अब कर दिया है। और इस बदलाव से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह बौखला गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा था इससे तो पहले ही ठीक थे, ना ही बोलते। अब ये अधिकार जो था उनके पास बोर्ड के चेयरमैनों की नियुक्ति, ये भी उनके हाथ से चला गया। यानी अब खाली बैठे हुए क्लर्क का ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहो और बैठे हुए देखते रहो, आईएएस अधिकारी इसको चलाएंगे। इसमें इन्होंने जोड़ दिया है। और इन्होंने अब क्या कर दिया कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित बोर्ड और आयोगों में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित नामों के एक पैनल के आधार पर ही नियुक्ति होगी। उसकी अध्यक्षता बेशक सीएम करेंगे, लेकिन फैसला 2-1 से होगा। और वो जो 2 हैं वो आईएएस अधिकारी होंगे, मुख्य सचिव और गृह सचिव। यानी केजरीवाल जी अध्यक्षता करेंगे उस पैनल की, लेकिन अंतिम फैसला एलजी का होगा। ये अमेंडमेंट अब नया कर दिया है और इसी से ये सब बौखला रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये तो अमित शाह ने आकर बाजी पलट दी। ये तो होना ही था। आप अगर एक सीधे साधे चलते हुए रास्ते पर किसी को छेड़ोगे तो प्रतिक्रिया तो कड़ी होगी। और ये अमित शाह हैं, इनसे पंगा तो भारी पड़ना ही था। आपको आराम से दिया हुआ था, चलाते रहते, लेकिन आप भ्रष्टाचार करेंगे, उत्पात मचाएंगे और अधिकारियों का टॉर्चर करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। और इसलिए केंद्र ने और अमित शाह ने बता दिया है कि वो केजरीवाल को बख्शने के मूड में नहीं है। अधिकारी, अब ये बिल पास हो ही जाएगा। और सूत्र जो कह रहे हैं कि अमित शाह के इस बयान के बाद जो सदन में उन्होंने दिया है, जिस तरह से कांग्रेस को एक्सपोज किया है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया है, अब जो केजरीवाल के सपोर्ट में कुछ छोटे मोटे दल खड़े थे उनको समझ आ गया है कि तुमको मूर्ख बनाकर तुम्हारी सपोर्ट बटोरने की कोशिश हो रही थी। केंद्र सरकार किसी राज्य के अधिकार लेने नहीं जा रही है, ये केवल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए है। और वो आर्टिकल भी अमित शाह ने पढ़कर सुना दिया, 246 की धारा 4 आर्टिकल की। सबको क्लियर हो गया कि अरविंद केजरीवाल उनको बरगला रहे थे। अब देखना यह है कि क्या अभी भी उतने ही लोग अरविंद केजरीवाल का इस बिल पर सपोर्ट करते हैं। सूत्रों की माने तो कई दल इस वोटिंग के टाइम आर्टिकल के, ये जो बिल है, इस बिल के समय में एब्सेंट रहने वाले हैं, ऐसी सूचना आ रही है। और ये छोटे दल जो हैं जिनका 1 सीट है, 2 सीट है, इस तरह के, और कोई कांग्रेसी नेता भी आप देखेंगे कि इस बिल में वोटिंग के टाइम एब्सेंट रहेंगे, ऐसी खबर आ रही है। यानी ये बिल पास होने जा रहा है पूरे बहुमत के साथ, और केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। वंदे मातरम।